हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? तो एक बार फिर से बड़ी अपडेट यहाँ पर आज आपके लिए एक बार फिर से नई क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें रेलवे, आरपीएफ की स्टूडेंट, एएलपी टेक्नीशियन, दिल्ली पुलिस और एसएससी के आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज की क्लास रहने वाली है। इस क्लास के अंदर बच्चे देखिए सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट की क्लास होगी, लेकिन इसमें 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपका कहीं जाने का नहीं। यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे तो इसमें से 100 से 101 क्वेश्चन लिख के ले लो आप, क्योंकि अनुच्छेद जो भी कहीं से पूछा जाएगा ना, आपको तो इस क्लास से बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि अनुच्छेद जितने भी रहेंगे आने वाले 5 मिनट में हम पूरे कवर यहाँ पर करने वाले। और 5 मिनट कोई भी ज्यादा टाइम नहीं है। ये 5 मिनट आप कहीं भी इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, तो आप बिल्कुल इसको टाइम न ले। पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दे, और इस वीडियो को अपन पूरा करने की स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से। तो अपन पहला जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 के अंदर है कि भारत राज्यों का संघ हो गया, यानी कि जो भारत है वो राज्यों का संघ रहेगा, यानी कि इसमें राज्य भी रहेंगे और इसमें केंद्र शासित प्रदेश में, इन दोनों को मिलाकर एक संघ, जो संघ बनेगा वो अनुच्छेद 1 के अंदर बताया गया है। संसद राज्यों का नाम है जो निर्धारित करेगा उनका नाम क्या रखा जाएगा, उसकी चेंज भी किया जा सकता है। ये अनुच्छेद जो आपका है उस 2 के अंदर बताया गया है। तो ये सारी प्रोसेस अनुच्छेद 2 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि अनुच्छेद 5 के अंदर आपकी नागरिकता, यानी कि जो नागरिकता से संबंधित जितने भी सवाल रहेंगे, किसको नागरिकता दी जानी चाहिए, किसकी नागरिकता खत्म की जानी चाहिए, सारी जो प्रोसेस रहेगी वो अनुच्छेद 5 के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं बच्चे की राज्य जो शब्द है, यानी कि ये है ना, ये शब्द शब्द यानी कि राज्य शब्द है, किसको राज्य का दर्जा देना है, किसको राज्य बोलना है, किसको केंद्र शासित प्रदेश बोलना है। इसीलिए अनुच्छेद 12 है, उसके अंदर राज्य के शब्द की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। तो यानी कि ये आपके अनुच्छेद 12 की बात यहाँ पर अपने की है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आपका अनुच्छेद 14 है, उस अनुच्छेद 14 के अंदर क्या बताया गया है, यानी कि विधि के सामने समक्ष सभी की समानता होगी, यानी कि जो कानून है, नियम कायदे हैं, सभी के सामने जो भी एक आम आदमी होगा या कोई बड़ा होगा, सबको यहाँ पर समान विधि, समान संरक्षण सभी को मिलेगा, यानी कि किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के और या फिर जन्म के स्थान पर, यानी कोई कहाँ पैदा हुआ, कोई राजस्थान में, कोई अरुणाचल प्रदेश में, या फिर कोई महाराष्ट्र में या दक्षिण में, कहीं भी कोई पैदा हुआ है, तो किसी को भी यहाँ पर जाति, धर्म, लिंग किसी के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति हमारा जो संविधान है वो नहीं देता है। तो अनुच्छेद 15 में ये आपको बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि अनुच्छेद 17 के अंदर क्या बताया। अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत यहाँ पर किया गया कि आप किसी को भी काला गोरा, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा किसी को कुछ नहीं बोल सकते। यानी कि ये अगर आप बोलते हैं तो अनुच्छेद 17 में चीजें लिखी गई है कि ये यहाँ पर गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, अगर उसने शिकायत की है तो। ये सारी चीजें अनुच्छेद 17 बहुत महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर रहने वाला है सभी के लिए। देखो, पॉलिटिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि आपको टाइम टू टाइम थोड़ा डेटा रहता है, तो आप इसको मेरी क्लास को रेगुलर देखेंगे ना, तो इसको 1 से 2 बार आपने देख लिया, 5-5 मिनट आपने दे दिया ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रामबाण साबित हो जाएगा। तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, इसको बच्चा नया जुड़ा है तो प्लीज सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और बच्चे बात करते हैं इसके अंदर की अनुच्छेद 18 के अंदर क्या बताया गया। अनुच्छेद 18 में बताया गया कि उपाधियों का अंत यहाँ पर कर दिया गया है। जैसे कि पहले अपन देखते थे कि राजा महाराजा होते थे, वो विक्रमादित्य की उपाधि ले ली, महाराजा धीराज की उपाधि ले ली, या फिर किसी को भी यहाँ पर जो अनुमति नहीं है कि वो कि यहाँ पर अंत जो आपकी जो उपाधि है वो यहाँ पर आपको देना, आप बिल्कुल यहाँ पर अलाउ नहीं है, यानी कि सरकार इनको बिल्कुल इनवैलिड मानते हैं। अनुच्छेद 18 के अंदर जो आपकी उपाधि है उनका यहाँ पर अंत किया गया है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 19, यानी बहुत महत्वपूर्ण ये है। अनुच्छेद 19 बोलने की जो आजादी, यानी प्रेस की आपकी आजादी है, वो आपकी यहाँ पर अनुच्छेद आपकी 19 के अंदर बताई गई है कि आपको यहाँ पर किस प्रकार की आजादी है, किस प्रकार आप बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, वो सारी यहाँ पर आपको बताई गई है। अनुच्छेद 21 में बताया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपकी जो आप घूम सकते हैं, यानी कि जो आपकी बॉडी है, आपकी जो प्राण है, आपको ये पूरे शरीर की आपको जो आजादी है वो अनुच्छेद 21 की, यानी प्राण और आपकी दैहिक यानी बॉडी और आपके जीवन की आपको जीने की स्वतंत्रता रहेगी, वो अनुच्छेद 21 के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कि अनुच्छेद 23 के अंदर क्या है। इसके अंदर बताया गया कि मानव की तस्करी करना बिल्कुल गैर कानूनी है, और बलात्कार में बच्चों को अब जोखिम भरे काम को करवाना भी यहाँ पर गैर कानूनी है। अगर ऐसा कोई करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आप देखेंगे कि ये अनुच्छेद है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा इसको आप है जो याद करके रहेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के अंदर बात करते हैं कि 6 साल से लेकर के जो 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार, यानी कि जरूरी है उनको यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करवाना, हर राज्य का एक धर्म है, उनका कर्म है, और वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 24 है, इसके अंदर आपकी धार्मिक आजादी है, जिसको अपन बोल सकते हैं अंतःकरण की आजादी, अंतःकरण की स्वतंत्रता जिसको हम बोलेंगे। यानी कि अनुच्छेद 25 में आप किसी भी धर्म को, यानी कि हिंदू है तो हिंदू धर्म को आप मान सकते हैं, उसको प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, मुस्लिम है तो आप उसका भी कर सकते हैं धर्म, आपके कोई भी जैन, सिख, ईसाई धर्म कुछ भी हो आपका, आप इसके अंदर 25 आपको संरक्षण देता है कि आप उसको आराम से अपने आप को मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद आपका जो 32 है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, बहुत बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है आपके लिए। जब भी
क्वेश्चन बनता है तो 100% यहाँ से आपके क्वेश्चन आता ही आता है। तो अम्बेडकर साहब ने जिसको मिनी संविधान संशोधन वो भी कहा था। यहाँ पर आप देखेंगे संविधानिक जो उपचार है, यानी कि जितने भी संवैधानिक उपचार है, अनुच्छेद 32 के अंदर इसको बताया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इंपॉर्टेंट इसको लगा के रखेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो आपका अनुच्छेद 40 है, 32 के बाद मोस्ट बता रहा हूँ। वैसे तो हर आपको पता है 345 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद है, उसमें भी इतने सारे अनुच्छेद है कि आप देखेंगे तो एक इतनी मोटी किताब अनुच्छेद से भी बन जाएगी। लेकिन अपन को सिर्फ एग्जाम पास करना है, ना कि पीएचडी करनी है इन सब चीजों पे। तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। इसमें बताया गया, आप देखेंगे कि 40 अनुच्छेद है, 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि जो राज्य सरकार है उसको यहाँ पर इसमें संदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि जो आप कोई भी सरकार है जिसमें जो जैसे पहले की जब ये पंचायत ये राज कानून लागू नहीं हुआ था, उससे पहले यही था कि इसमें आपको इसको प्रसार प्रसार करने के लिए तो जो ग्राम पंचायत है इनका विकास करने के लिए आप क्रमबद्ध रहेंगे तो आपको ये अनुच्छेद 40 एक जो राज्य है उसको यहाँ पर निर्देश देता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो अनुच्छेद आपका 44 रहेगा, समान सिविल संहिता, यानी कि समान सिविल संहिता रहेगी, वो अनुच्छेद आपके 44 में बताया गया। और ये क्वेश्चन हाल ही कुछ है, एक एग्जाम थी, कौन सी थी, शायद सीईटी की कोई एग्जाम थी, उसमें भी शायद पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो अनुच्छेद है यानी कि 48A, तो ये बहुत महत्वपूर्ण 48A है। इसमें क्या बताया गया, आप देखेंगे प्राण पर्यावरण जो आपका है और वन्य जीव संरक्षण, यानी कि जो पर्यावरण का संरक्षण करना है और वन्य जीव जो आपके हैं उनका जो कानून है, उनके जो नियम है पर्यावरण संबंधी और वन्य जीव संरक्षण संबंधी, वो सारे आपके हैं 48A के अंदर है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आपका अनुच्छेद यानी कि 50 है, उसके अंदर बताया गया कि कार्यपालिका जो आपकी है, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को यहाँ पर पृथक्करण किया गया है कि इनके क्या काम है और इनके क्या काम है, यानी कि दोनों का यहाँ पर अलग अलग निर्धारण किया गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अनुच्छेद 50 के अंदर ही बताया गया। इसके बाद बात करते हैं कि अनुच्छेद 51 बहुत महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, इसको लेकर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। अनुच्छेद 51A के अंदर मूल कर्तव्य है, यानी कि मूल कर्तव्यों को यहाँ पर अनुच्छेद 51 में रखा गया है। जो आपने देखा था रूस से लिए गए थे, तो आपको यहाँ पर देखा जाएगा कि जो 1976 में 42 संविधान संशोधन के आधार पर ये यहाँ पर इसको जोड़ा गया था, यानी कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन है जो। इसके बाद बात करते हैं कि जो आपका अनुच्छेद 52 है, ये अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्र भारत का जो राष्ट्रपति है, एक राष्ट्रपति होगा, उसके बारे में यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद के अंदर भारत का राष्ट्रपति आता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो भारत का राष्ट्रपति रहेगा वो यहाँ पर अनुच्छेद 52 के अंदर आएगा। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति संबंधित और कौन क्वेश्चन अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये 53 है। 53 के अंदर आप देखेंगे संघ की कार्यपालिका है, यानी कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं, क्या है, शक्तियां हैं जो राज्य एक राज्य की यानी एक देश की, वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। जो संघ की पूरी कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से पूरी जो भी संधियां होती है उन्हीं के नाम पर होती है, और कार्यपालिका की जो पूरी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में सम्मिलित होती है, वो समाहित होती है, जो कि 53 में आपके अनुच्छेद में रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं कि अनुच्छेद 58 में क्या रखा गया। 58 में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति होंगे उनकी योग्यता क्या क्या होंगी, यानी कि किस आधार पर उनको यहाँ पर योग्य और अयोग्य रखा जाएगा, वो यहाँ पर अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, कितनी एज चाहिए, क्या उसके लिए क्राइटेरिया होगा, क्या उसको हटाने के लिए प्रोसेस रहेगी, यानी कि उनकी योग्यता रहेगी, वो सारे 58 में रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आपका अनुच्छेद यानी 60 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति जी हैं उनके शपथ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि उनको शपथ किस आधार पर दिलाई जाएगी, कौन उनको शपथ दिलाएगा, वो सारी प्रोसेस है, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उसका शपथ दिलाते हैं, तो वो यहाँ पर इसका जो भी प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पर इसको बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि 61 जो अनुच्छेद रहेगा आपकी 61 है, उसके अंदर महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति साहब पर, वो किस प्रकार से लगाया जा सकता है, उसकी जो क्या प्रोसेस रहेगी वो यहाँ पर अनुच्छेद 61 के अंदर यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद 63 की बात करें तो एक 63 के अंदर जो हर भारत के अंदर उपराष्ट्रपति होगा, क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेड 63 के अंदर। और इसको दोस्तों इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बनने वाले हैं ना, यानी कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से ज्यादा क्वेश्चन बनते, इसलिए मैंने इनको थोड़ा डिटेल में भी लिखा है। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक भी करना और पूरा देखना भी, शेयर और सब्सक्राइब जरूर आपको कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। पूरे अनुच्छेद में आपको कराने वाला हूँ इस क्लास के अंदर ही, आप देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि 61 कौन सा, यानी 61 आपके हो गया है, 61 हो गया, 62 हो गया, 63 अब आपकी बात करते हैं कि 64 पर। 64 अनुच्छेद के अंदर बताया गया कि पदेन सभापति जो होगा, यानी कि सभापति जो राज्यसभा का, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है बच्चे, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जब आपका उपराष्ट्रपति है, हालांकि वो उसका सदस्य नहीं होता है, वोटिंग भी नहीं दे सकता, लेकिन निर्णायक मत होता है वो दे सकता है। यानी कि अगर दोनों बराबर बराबर किसी बिल पर वोटिंग करवानी है, यानी 50% इधर हो गया 50 इधर हो गया, तो निर्णायक मत है जो उपराष्ट्रपति साहब दे सकते हैं,
जो कि इनके जो पद सभापति होते हैं वो अनुच्छेद 64 के अंदर इसको बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 69 यानी 69 के अंदर है, जो भी आपकी उपराष्ट्रपति साहब की जो शपथ होगा, शपथ की प्रोसेस रहेगी, वो 69 के अंदर यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद बात करते हैं कि अनुच्छेद 72 के अंदर बताया गया कि उपराष्ट्रपति साहब की जो क्षमादान की शक्ति है, यानी कि जो राष्ट्रपति साहब क्षमादान, किसी को मृत्युदंड अगर दिया जाता है कोर्ट के थ्रू, तो उसको भी यहाँ पर वो क्षमा कर सकते हैं, या फिर उसको कम कर सकते हैं, या फिर उसको समाप्त भी कर सकते हैं। वो सारी चीजें अनुच्छेद 72 के अंदर शक्ति है, ये शक्ति यहाँ पर अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को यहाँ पर प्रदान करता है। इसके बाद बात करते हैं कि अनुच्छेद जो आपका 74 है, अनुच्छेद 74 के अंदर जो आपकी मंत्रिपरिषद होगी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब को मिला मिलू के सारी जो मंत्रिपरिषद जो है कि कार्यपालिका को चलाने के लिए उसको यहाँ पर एक मंत्रिपरिषद होगा, वो किसमें होगा, यानी 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 74 में ये बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि 70 जो 6 रहेगा आपकी, यानी कि 76 अनुच्छेद के अंदर बताया कि भारत का महान्यायवादी, यानी कि महान्यायवादी आपको वैसे तो पता ही है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, महान्यायवादी उसको बोलते हैं जो भारत सरकार होता है, उसका एक सरकारी वकील होता है, जो कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट में या फिर कहीं भी कोई मामला होगा जो कानूनी इस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग, तो जो भारत सरकार का पक्ष रहेगा, इनका जो केस लड़ेगा ना, वो ये महान्यायवादी होता है, जो इस बार अभी अपने वेणुगोपाल जी इस टाइम पे हैं। तो ये आपकी जो बच्चे 76 अनुच्छेद मैंने इसके अंदर कर दिए। अब अगर आपको पसंद आए वीडियो, अगर आप इसको देखेंगे, पूरा देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं इसको जो जो आपका इसका सेकंड पार्ट होगा, वो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा। अगर आप चाहें तो कमेंट कर देना, अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे तो मैं बनाऊंगा वीडियो, और अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर अपन क्यों वीडियो बनाएंगे भाई, आप देखोगे नहीं तो क्या मतलब वीडियो बनाने का। तो आपके लिए बहुत मेहनत करके एक एक चीजें जो इंपॉर्टेंट रहेगी, आने वाले टाइम में जो रेलवे की एग्जाम होगी, बहुत बड़ी एग्जाम होने वाली है, यानी कि आरपीएफ की है, टेक्नीशियन की है, लैब टेक और अपनी लैब की अपनी लोको पायलट एलपी की है, और इसके बाद दिल्ली पुलिस के लिए एसएससी की एग्जाम आने वाली, सीजीएल की वगैरह की, शेष